बहुत धन्यवाद आदरणीय रानी जी। निसंदेह आपका आशीर्वचन रचनाकार को उत्साहित करेगा। इसके पश्चात रचनाकार प्रतिष्ठ श्रीवास्तव की चाची पूर्णिमा श्रीवास्तव जी भी हमारे घर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वे भी रचना और रचनाकार के संबंध में दो शब्द कहें। पूर्णिमा श्रीवास्तव जी। विषय है कि हमारी बेटी आकृति श्रीवास्तव के प्रथम काव्य संग्रह कृति का विमोचन हो रहा है। मैं इस अवसर पर उसे बधाई व बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ और कामना करती हूँ कि वो दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छुए, सफलता उनके कदम छुए। इसी के साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। हालांकि आज के समय में बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं रहा है। सभी माँ बाप पढ़े लिखे, समझदार और अच्छे हो गए हैं। कभी भी बेटी और बेटों में फर्क नहीं करते। फिर भी अभी 10% या 2% जो भी बचे हैं, मैं उसी माध्यम से 4 पंक्तियां जो है आकृति को समझ पुत्र कामना करते हो क्यों पुत्री से घबराते, पुत्र जन्म के उत्सव को क्यों इतना अधिक मनाते, पुत्र कामना करते हो क्यों पुत्री से घबराते, पुत्र जन्म के उत्सव को क्यों इतना अधिक मनाते, पुत्री भी तो उसी उदर से जन्म ग्रहण कर आती, आत्मज की ही भांति आत्मजा माँ की गोद सजाती, पुत्री भी तो उसी उदर से जन्म ग्रहण कर आती, आत्मज की ही भांति आत्मजा माँ की गोद सजाती, पुत्री के अस्तित्व बिना क्या सृष्टि कभी चल सकती, पुत्री के अस्तित्व बिना क्या सृष्टि कभी चल, आत्मज की ही भांति आत्मजा माँ की गोद सजाती, दोनों के अस्तित्व बिना क्या सृष्टि कभी चल सकती, नहीं समान स्वागत प्रेम का क्यों ये दुनिया करती, नहीं समान स्वागत प्रेम का क्यों ये दुनिया करती, नारी को अपनी बताकर अत्याचार
प्रमुख हमारे मध्य लायंस क्लब के अनुपूरी जी उपस्थित हैं। आपका इस सभागार में हार्दिक स्वागत है। पूर्व अध्यक्ष लायंस क्लब श्री गौरव सिंह भदौरिया जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। साहित्यिक कार्यक्रम में अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका भी सहयोग रहता है। ये सहयोग बहुत अच्छी तरह से बना रहे। आपका इस सभागार में हार्दिक स्वागत है। कवि उदयराज सिंह उदय जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्रेष्ठ कवि हरदोई के आपका भी इस सभागार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वरिष्ठ कवि श्री श्रवण कुमार तिवारी श्रवण जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। सदन समिति के सम्मानित सदस्य श्री गिरीश रेणुवानिया जी, आपका भी सदन सभागार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नवोदित कवि शशिकांत दीक्षित गठित और अनमोल शुक्ल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका भी सभागार में हार्दिक स्वागत। मनीष श्रीवास्तव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका भी सदन सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पश्चात मैं मंच की ओर उन्मुख होता हूँ। मैं अत्यंत गंभीरता के साथ कार्यक्रम में समीक्षक के रूप में उपस्थित रफी अहमद तिब्बती इंटर कॉलेज के हिंदी प्रवक्ता डॉक्टर देश दीपक शुक्ल जी से मेरा अनुरोध है कि न्याय और इस कृति के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर देश दीपक शुक्ल। श्री सरस्वती सदन सभागार में उपस्थित हमारे गुरुजन, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वाजपेयी जी, हमारे समक्ष बैठे हुए हमारे साथ बैठे हुए हमारे अध्यक्ष प्राधिकार मिश्र जी, इस सदन के मंत्री श्री मनीष मिश्र जी, हमारे समक्ष बैठे हुए वरिष्ठ साहित्यकार, अगर कहीं साहित्य के दिग्गज महारथीगण हमारे समक्ष बैठे हुए हैं एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपनी योगदान देने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले हमारे समस्त साथीगण, अन्य इस सदन के कार्यसमिति के सदस्यगण, आप सभी के चरणों में मैं अपना स्वागत संप्रेषित करता हूँ। आज क्या ये श्रृंखला चल रही है सरस्वती सदन में, पुस्तक विमोचन साहित्य कार्यक्रमों की। ये सदन का ही प्रताप है, ये सदन का ही एक वरदान है जो हरदोई जैसे शहर में निरंतर साहित्यिक आयोजन प्रारंभ में चल रहे हैं। इस सदन जिस उद्देश्य से अस्तित्व में आया, साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृति का जो संगम रहा है शुरुआत से, आज भी अपनी उस संस्कृति को, अपने उस उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ है। इसके लिए सदन के जो पदाधिकारी है वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद के पात्र है। निश्चित रूप में उनका जो परिश्रम है, उनका जो लगाव है, उनका जो समर्पण है, वो सदन की गरिमा को, उसके उद्देश्य को फलीभूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साहित्य, विशेषकर हम बात करें भारतीय साहित्य की, तो भारतीय साहित्य सदैव से आशावादिता का साहित्य रहा है, प्रेरणा का साहित्य रहा है, आगे बढ़ने की शिक्षा देने का साहित्य रहा है। उसमें कहीं पर निराशा नहीं हुआ। 12 वर्ष के बाद भी किसी मोड़ पर पिता पुत्र मिल जाते हैं, पति पत्नी मिल जाते हैं, माता पिता मिल जाते हैं। ये साहित्य की ही देन है जो अनादिकाल से हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने वाले लुटेरों से हमारा जनमानस, हमारा भारतीय समाज, हमारी संस्कृति अविचल रही है, अछोड़ रही है, बची रही है। इसी साहित्यकार की जो भूमिका इस समाज में, इस देश के लिए रही है, वो हमारे वाल्मीकि से लेकर के तुलसीदास जी के साथ बहती हुई दुनिया, छायावाद से, नागवाद से लेकर के, राधिका से लेकर के आधुनिक काल तक और नई कविता तक प्रभावित हो रही है। साहित्य वास्तव में सर्वदेव हित की कामना लेकर लिखा हुआ साहित्य है। तुलसीदास जैसे महान साहित्यकार भी स्वार्थता सुधार लिखते हैं, परंतु कहीं न कहीं उनके अंदर समाज के हित की बात होती है। फिर उनको लिखना पड़ता है सुसर्ग सम सर्वदा हित होई। ये साहित्य है, और अगर ऐसा साहित्य नहीं है तो वो साहित्य किसी काम का नहीं है। भले ही इसमें तुम नहीं हो, भले उसमें अच्छे चुटकुले हो, वो साहित्य साहित्य नहीं रहता। साहित्यकार जब
समानता सुखाय से उठ करके सर्वधर्म सुखना तक की कामना करते हुए उस भाव गुरु तक पहुंचता है, तो उसका लिखा हुआ साहित्य ही समाज को प्रेरणा देता है, समाज को शीतलता देता है, समाज को आनंदित करने के साथ साथ उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। कविता मनुष्य के व्यक्ति के हृदय की भाव भूमि पर अंकुरित होने वाली उस अंकुर के समान है, जो संवेदना की आर्द्रता लेकर के उसकी आर्द्रता से सिंचित होकर के एक शब्दों के माध्यम से छंद रस अलंकार इत्यादि का अवलंबन लेकर लता की भांति उत्पत्ति तो एक जगह से है, परंतु एक व्यापक स्तर पर अपनी छाया, अपनी शीतलता, अपनी सुगंध को स्थापित करती है, शैत्य प्रदान करती है समाज को। ऐसी कविता ही कविता को, समाज को दिशा देने वाली होती है, उसकी दशा को सुधारने वाली होती है। इस वर्तमान कार्यक्रम की जो स्थिति है, कृति ये आकृति द्वारा की हुई है। आकृति भी कृति ही है और सारी सृष्टि एक कृति है। असमानता लग जाने से उसमें व्यापकता बढ़ जाती है। ऐसे ही व्यापक भाव गुरु को लेकर के आकृति ने जिस कृति की रचना की है, वो वास्तव में शुरुआत ही नहीं, हमें तो उसमें परिपक्वता के दर्शन दिखाई देते हैं। जिस उम्र में व्यक्ति भौतिकता की ओर उन्मुख होता है, जिस उम्र में व्यक्ति समाज में रहकर भी समाज से ऊपर रहता है, जमीन से नहीं छूटता है, ऐसी उम्र में कृति में जो परिपक्वता दिखाई है अपनी रचनाओं में, आकृति में, वो वास्तव में एक परिपक्व और एक ऊंचा जाने वाले कवि की भविष्य की द्योतक है, उसकी सूचना देता है। कविता के माध्यम से विभिन्न कविताएं श्रृंखला में है, इस कृति में है। उसने तमाम अपनी बातों को, चाहे वो नारी स्वातंत्र्य हो, नंदी बुढ़िया के रूप में अपनी बात को उसने व्यक्त किया है। आज भी इतना सब कुछ बदल जाने के पश्चात नारी स्वातंत्र्य की जो पूर्णता है वो समाज में नहीं है। चाहे कितनी पढ़ी लिखी बहू हो, चाहे कितने पद पर वो स्थापित हो, कहीं न कहीं घर की सासू जी के मन में वो स्थिति रहती है कि वो पल्लू रखे, घूंघट निकाले, साड़ी पहने, बहू के रूप में स्थापित घर में दिखाई दे। चाहे तो कहीं न कहीं नारी स्वातंत्र्य के लिए निरंतर का भाव होता है। ऐसी स्थिति में कहीं कहीं कहानियां तो है, इस भाव से मुक्त होने की कामना नंदी बुढ़िया के रूप में कृति लिखी, आकृति लिखी। बचपन की जो स्मृतियां हैं वो हर व्यक्ति के मन में अक्षुण रहती है जीवन पर्यंत। सूरदास जी ने कृष्ण के माध्यम से भी लिखा है, कहा है लड़काई को प्रेम कहा वही से छूटा, वो वृंदावन की यादें, यमुना का किनारा आज भी उसको याद है। ऐसे ही आकृति का बचपन भले ही हरदोई से लेकर के देश की राजधानी तक की यात्रा उसने की है, वहां की संस्कृति को देखा है, परंतु पापा के साथ नुमाइश का मेला, बूढ़े बाबा के दर्शन, पार्कों की यात्रा उसको याद रहती है। और शुद्ध संस्कृतियों से, महानगरी सभ्यता से वो बचपन के इन्हीं में शांति प्रदान करती है। वास्तव में मानव सुलभ सहजता, मानव की वास्तविक यथार्थ हृदय की जो कामना है वो शांति ही है और वो प्रकृति में ही। भले ही हम ऊंचे अट्टालिकाओं में, ऊंचे भवनों में रहे, लेकिन कामना और बरसात में नहाने की कहीं कहीं हमारे अंदर उद्वेलित होती रहती है। ऐसे ही बारिश नामक कविता में आकृति ने अपनी बात को कहीं कहीं सुने। दीवान जब महानगरी सभ्यता को देखता है, तो संस्कृति को देखता है, तो छटपटाता है और उसके अंदर वो सामान्य सी छोटे शहरों की वो प्राकृतिक भोरें, उन जगमगाती हुई शामों से कहीं कहीं उसको अच्छी लगती हैं। तब वो कहती है कि होटल के बंद कमरों में वो आनंद नहीं मिलता है जो प्रकृति के साथ खेलने में मिलता है। ऐसी तमाम रचनाएं इसने अपनी इस कृति में लिखी हैं, जिनसे एक परिपक्व करके दर्शन हमारे अंतर्गत होते हैं। इतना ही नहीं, उसकी जो भावनाएं हैं, महाकवि सुमित्रानंद जी नहीं, कृष्ण गुप्त जी ने लिखा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी कर्म होना चाहिए। कविता वही है
में प्रेम अनादिकाल से एक अच्छा विषय रहा है। तमाम लोगों ने अपने अपने ढंग से, साहित्यकारों ने अपने अपने ढंग से प्रेम को परिभाषित किया है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक। परंतु प्रेम का जो उदात्त स्वरूप है, जो श्रेष्ठ स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो है मूल शांति। अनुवचनीय प्रेम स्वरूपम मूर्ता स्वादन वक्त। उसको व्यक्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी अनुभूति करना महत्वपूर्ण है। सरदार कुछ हिंदी साहित्य के बड़े निबंधकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है प्रेम की भाषा शब्द नहीं, किसी भी प्रकार के शब्दों की आवश्यकता वहां पर नहीं। एक फिल्म में गीत भी हम लोगों ने सुना था, पढ़ा था, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, और अंत में आता है इसे रूह से महसूस करो। प्रेम कहीं तो खुशबू जैसे दिखाई नहीं देती, वैसे प्रेम बोला नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, प्रेम को महसूस किया जा सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है। यही बात क्या व्यक्ति लिखती है, न तुम कुछ कहो न हम कुछ कहें, तुम भी चुप रहो मैं भी चुप रहो, परंतु उस भाव को हम जरूर व्यक्त महसूस करें जो व्यक्त नहीं कर सकते, जो हम बोल नहीं सकते। और प्रेम में सहजता, त्याग, समर्पण की भावना ही उसको उदारता प्रदान करती है। उसमें किसी प्रकार की कोई छल प्रपंच की या व्यापार की या प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। प्रेम को त्याग का प्रतीक है, प्रेम को देने का प्रतीक है। मैं दे दूं और फिर कुछ दूं, बस यही भाव लगता है हमारे विचार में किया गया। ऐसे ही प्रेम के बात स्वरूप को व्यक्त करती हुई कवियत्री ने भी अपनी बात को लिखा है। कौन कहता है न रहे छल न कपट न झूठ, ऐसी बात भावनाएं वास्तव में कर्तव्य बल के अंदर ही मिलती है। अति सूक्ष्म स्थल को मारक ओझा ने लिखा है, जहां नए सयानन बाग नहीं तहां साचे चले, तजिया पर पहुंच छिके कपटी के साथ नहीं। जो कपटी है, निशंक नहीं है, जो अंदर से छत्रपंच भरे हुए हैं, वो प्रेम के पद का अनुसरण नहीं कर सकते, किसी प्रकार से वो नहीं कर सकते। ऐसे ही छत्रपंच की किसी प्रकार की वहां पर कामना नहीं है, भावना नहीं है। तो निश्चित रूप से ये क्योंकि एक परिपक्व कृति के रूप में और आगे बढ़ेगी और इस आकृति के मन की अन्य भावनाएं विकसित होंगी। क्योंकि एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है, या का श्लोक है 100 का, साहित्य संगीत कला रचना साक्षात प्रश्न। जहां पर साहित्य संगीत कला नहीं है, वहां पर कोई मानवता नहीं, मानवीय चेतना नहीं रहती। ऐसे परिवार में जन्मी जहां पर साहित्य भी है, संगीत भी है और कला भी है। स्वयं संगीत से उसने स्नातक किया है और कलाकार पिता की ऐसी संतान है, तो निश्चित रूप से साहित्य संगीत और कला की ये वेल अमरता को प्राप्त करेगी और अपनी खुशबू से समाज को अभिषेचित करेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शुक्ल जी, जिन्होंने कृति के संबंध में और कृतिकार के संबंध में विस्तार से अपनी बात रखी। निसंदेह कि हम सबका दायित्व है कि हम सभी रचनाकार के इस प्रथम प्रयास पर उसका उत्साहवर्धन करें। हमारे मध्य श्री सरस्वती सदन के पूर्व कार्याध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। आपका इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। सदन कार्य समिति के सम्मानित सदस्य आलोक मिश्र जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका भी इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। श्री रामवतार शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका भी इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं इसी क्रम में अनुभव करूंगा सदन कार्य समिति के सम्मानित सदस्य और रचनाकार के पिता श्री अनिश श्रीवास्तव जी से मेरा अनुरोध है कि वे आए और आज इस अवसर पर निसंदेह हम सभी उत्साहित हैं और एक पिता के रूप में उनका उत्साहित होना स्वाभाविक है।
जिन्होंने सदैव उसका उत्साहवर्धन किया अपने बच्चे का, और इसी का यह परिणाम था कि आज उसकी प्रथम का रचना हम सबके मध्य है। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ आदरणीय श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए, रचनाकार को आशीर्वचन प्रदान करें और अपनी बात करें। आदरणीय श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मंचासीन परम श्रद्धेय सदन अध्यक्ष आदरणीय नरेश ठाकुर जी, पुस्तक के समीक्षक डॉक्टर दीपक शुक्ल जी, डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी, रचनाकार आकृति श्रीवास्तव, सदन मंत्री मनीष जी, सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी जन, साहित्यकार, रचनाकार, बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां इसमें सभागार में उपस्थित है। मैं एक पिता के रूप में इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस अवसर पर पिता के भाव के रूप में मैं जबकि कई अवसरों पर बहुत कुछ बोल लेता हूँ, लेकिन इस समय मुझे लगा जैसे बिल्कुल मैं शून्य हो गया। मुझे काफी दिनों बाद पता चला कि मेरी बेटी आकृति लिखती है। कई लोगों से पता चला, फिर घर में चर्चा हुई। दोनों बेटियां शैताली और तन्वी ने आग्रह किया कि उसकी रचनाओं को आप पढ़ें और उसको देखें, उसके बाद संकलित करके पुस्तक के रूप में अगर प्रकाशित हो सके तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उसकी रचनाओं को पढ़ा और जैसा कि डॉक्टर शुक्ल ने समीक्षक के रूप में उसकी व्याख्या की, मुझे लगा, हालांकि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, मैं चित्रकार हूँ, और चूंकि कलाकार कोई भी हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे अभिनय से हो, चाहे नृत्य से हो, अगर वो किसी भी रूप में कलाकार है तो कहीं न कहीं भावनाएं उसको जरूर करती हैं और भावनाओं तक पहुंच जरूर जाता है। तो जब रचनाएं मैंने उसकी पढ़ी तो मुझे लगा कि उत्कृष्ट रचनाएं हैं, और जो समाज में आजकल के कवि सम्मेलनों में जिस तरीके से जो लिखनाएं हैं, एक तुकात्मक शैली है रचनाओं की, उससे अलग हट करके समाज की समस्याओं को लेकर के, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के और विभिन्न बिंदुओं को लेकर हुए जिस तरीके से इसने रचनाएं की, मुझे लगा कि इसे संकलन के रूप में प्रकाशित होना चाहिए। मैंने प्रयास किया, हालांकि इसके प्रकाशन में मेरा बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। इसने स्वयं अपने आप प्रकाशक से बात की और कविताओं को संकलित किया। संकलित करने के बाद में उसे दिखाया और उसके पश्चात उन कविताओं पर, क्योंकि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, भावनाएं तो मैंने समझी, लेकिन उसके शब्दों में कहीं कोई त्रुटि है नहीं है, ये सब चीजों को लेकर के मुझे लगा कि एक अच्छे साहित्यकार या रचनाकार से इसका मूल्यांकन जरूर होना चाहिए, जिससे कि जब लोगों के हाथ में पहुंचे तो त्रुटि रहित पुस्तक हो। हालांकि मुझे लगता अभी भी कई जगह पर इस पुस्तक में त्रुटियां रह गई हैं। वो प्रथम
लिए मुझे, क्योंकि डॉक्टर शुक्ल जी बराबर घर पे आते रहते हैं, उन्होंने देखा पढ़ा, मैंने कहा कि आप इसकी समीक्षा करें। और साथ ही मेरे शिष्य रहे डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र, जो इस समय लखनऊ डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि आप इस पुस्तक में लिखी रचनाओं का मूल्यांकन करें और अपनी समीक्षा इस पर लिखें। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। मैं उन दोनों के प्रति भी अपनी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और बाकी पुस्तक आपके हाथों में है, आप इसको पढ़ें, उसका मूल्यांकन करें। यहाँ पर बहुत सारे रचनाकार मौजूद हैं, साहित्यकार मौजूद हैं, उनके हाथों में पुस्तक है, वो इसका सहज मूल्यांकन करेंगे और अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस सदन में अपनी उपस्थिति से इस विमोचन समारोह की गरिमा को बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी, जिन्होंने रचनाकार के संबंध में अपनी बात कही। इसलिए भावुक उद्बोधन था पिता का अपने पुत्री के प्रति उसकी प्रथम रचना का विमोचन संपन्न हो, निश्चित रूप से ऐसी भावुकता का आना स्वाभाविक है। हमारे मध्य रामचंद्र हाई स्कूल के प्रधानाचार्य रहे हमारे सुचिंतक श्री अमित श्रीवास्तव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। श्री लोकी सिंह जी सदन में उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। श्री शैलेश श्रीवास्तव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका भी इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। शिक्षक पंकज अवस्थी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्री विशाल सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका भी सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। श्री सर्वेश पांडे जी का आगमन हो रहा है, आपका भी इस सदन सभागार में हार्दिक स्वागत है। अभी आपने डॉक्टर दृष्टि बसु जी की समीक्षा सुनी और इसके बाद रचनाकार टीचर के संबंध में एक और समीक्षा के लिए मैं अत्यंत विनम्रता के साथ मेरे अभिन्न मित्र लखनऊ के महाराजा विजय पासी दिल्ली कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी से मेरा अनुरोध है कि वे आए और इस कृति के संबंध में अपनी समीक्षा प्रस्तुत करें और रचनाकार को आशय वचन प्रदान करें। भाई राघवेंद्र मिश्र प्रणय जी।
प्राप्त, और विद्या की प्राप्त होने के बाद उससे दुर्लभ बात है कवि होना, और सबसे दुर्लभ है इन सब कार्यों के करने की शक्ति। तो निसंदेह ये कार्यक्रम बड़ा ब्रह्म है, बड़ा स्तुत्य है, ईश्वरी वरदान है। अभी चर्चा हो रही थी कविता, कला, संगीत, तो ऐसा परिवार है जहाँ तीनों की त्रिवेणी हम देख सकते हैं। कला के जुड़े लोग एक ही घर में मुश्किल तलरित हुए हैं। चित्रकार के रूप में संगीत सेवाएं इस जनपद से बेहतर कौन जा सकता है, और अब मीडिया कार्यकला के माध्यम से कला को और भी मुश्किल तलरित कर रही है कार्यकला को। कविता संगीत के बहुत निकट है। कामराज ने कहा था कि पोएट्री therefore between our musical thought, कविता क्या है, संगीत से विचार। तो संगीत के साथ में जब कार्य जुड़ जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है, और इंडिया साहित्य और संगीत दोनों क्षेत्रों में अपना दखल रखती है। ये विशेष उपलब्धि है इसकी। साहित्य, संगीत, कला विलीना साक्षात कश्मीर कुछ विशाल मिला। तो कविता की आवश्यकता क्या है, कविता की महत्ता क्या है, कविता की बाध्यता क्या है? कला का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे वो चित्र कला हो, चाहे वो कार्य कला हो, वो हमें पशुता से नरता की ओर ले जाता है। कविता हमारे अंदर पशु से नरत्व की स्थापना करती है, जड़ता को चेतना में बदलती है। संसार में जब तक भावना, संवेदना, करुणा आदि रहेंगे तब तक मानव का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, साधना। और कविता इस नरता को स्थापित करने की, इस मानवता को स्थापित करने की एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा माध्यम है। हम पश्चिमी देशों में देखते हैं तो आप ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले तमाम विचारक हुए। प्रसिद्ध विचारक नीत्शे ने कहा था ईश्वर मर गया, लेकिन जिन देशों में भावनाएं, संवेदनाएं, जीवन मूल्य स्खलित हो जाते हैं, वही देश, वही विचारक ये कह सकता है ईश्वर मर गया। लेकिन अपने यहाँ जब तक कविता, भावना, संवेदना, जीवन मूल्य जीवित है, तब तक ईश्वर का अस्तित्व हमेशा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और दूसरी चीज है कि कविता निःशब्द कैसे होती है। एक कविता लिखी जाती है बुद्धि से, और एक कविता हृदय से निकलती है, जिसको वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मानव के जो मनोवेग है, फीलिंग्स है, इसका सहज अप्रतिम प्रवाह के साथ उछलन, ये कविता की बात करते हैं। तो ये जो बुद्धि से कविता निकलती है वो हमें ज्यादा समय तक स्मरण नहीं रहती, लेकिन जब हृदय से कोई भाव, कोई विचार, कोई कविता निकलती है तो निश्चित ऐसे पर गहरी स्कोर करती है, और निश्चित हमारे हृदय में वो प्रवेश करती है और अपना स्थान बनाती है। कभी-कभी कोई गीत सुनते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो निर्भर उसी तरह का बन जाता है, उसको देखकर गुनगुनाते हैं। तो ये होता है कविता की शक्ति, कविता का प्रभाव। कविता आह्लाद करती भी है, आपको आह्लादित करती है। जैसा कि देशनिका कहता है कि केवल मनोरंजन नहीं करती है, सफर पर चलने का संदेश भी उसमें निहित होता है। समझ में भाव खाता है, उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में ही अमर वरदान होता है, और सृजन में चोट खाता है, जो छेनी हो हथौड़ेगी, वही आशा मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो सृजन इस शिल्प जब कविता का करते हैं तो बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा, बड़ी करुणा से गुजरना पड़ता है, उसको आत्मसात करना पड़ता है। तभी तो हमारे कवियों ने कहा योगी होगा पहला कवि, आपसे ऊंचा होगा गान। यह वाल्मीकि रामायण का जो कवच के विस्तृत श्लोक है, वो भी करुणा से, आप काव्य से करुणा से विस्तृत हुआ है। शब्द को हमारे ब्रह्म कहा गया है, इसीलिए जब तक शब्द है तो शब्द अनादि है, अनश्वर है। किसी शायर ने कहा है जिस्म खाकी है, एक दिन खाक में मिल जाएगा। जिस्म खाकी है, एक दिन खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूंगा। तो किताबें क्या है, किताबों की बाध्यता क्या है, किताब लिखना क्यों आवश्यक है, अपनी भावनाओं का प्रकटन कितनी जरूरी बात है, इस बात से तुलसी की जैसी बात सुनी जिंदगी की नीरज की भरी भूत बज कोई सुरसर श्रम सरकार वही यश, वही रचना और ऐश्वर्य संपदा, वही वर्ण है, वही पुत्र है, वही परम है, जो गंगा की धारा की तरह
भावना, शिवत्व की भावना। तो कविता निस्संदेह बड़े महत्व उद्देश्यों को लेकर चलते। मुझे बड़ी खुशी है कि आज फेसबुक इंस्टाग्राम के दौर में इस बच्ची ने इस संवेदना को जिया, संवेदना को महसूस किया और जो लेखन आजकल हम लोग मोबाइल पर लिखने के आदी हो गए और उसकी पुस्तक इस दौर में आई, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। आजकल बच्चे इंस्टाग्राम से इसको फुर्सत नहीं मिलती, ऐसे में आकर किए गए प्रेरणा निश्चित बहुत बड़ी बात है। इस कवित्री के लिए मैंने 4 पंक्ति लिखी है। आप देखिए कि इस कृति को समग्र रूप से अगर मुझे 4 पंक्तियों में रूपायित करना पड़े तो इन पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगा कि जीवन में गहरे अनुभव की सुंदर पेटी है, जीवन के गहरे अनुभव की सुंदर पेटी है, आखिर ने इस कृति में गहरी बात समेटी है। स्वागत वर्गीकरण तुम्हारा हम सब करते हैं, मिलकर दे आशीष पड़े या लड़की बेटी है, मिलकर दे आशीष पड़े या लड़की बेटी है। तो इस तरह से आज हम सभी का सम्मिलित आशीष इस नंदी कलम को मिले। ये नंदी कलम देश की बड़ी कलम स्थापित हो और इसकी रचना धन्यता हो रहा है। इसी तरह आगे अपनी लेखनी से सर्वदेशरण को, हम जनता वासियों को और साहित्य को समृद्ध करते हैं, गौरवान्वित करते हैं। ऐसे बहुत से क्षण हमें अभी देखने हैं जो इस नंदी कलम के द्वारा सृजन आएंगे, हम सबके समक्ष आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद भाई राघवन जी। आकृति इसे समझती रहो, इतने आशीष मिल रहे हैं, इन्हें समय पर इकट्ठा करती रहो, सब काम में आने वाले हैं। और हम सब यह आशा बनाए रखेंगे कि शीघ्र आपकी अगली कृति भी हम सबके समक्ष आए। हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ जनपद के श्रेष्ठतम समाजसेवी, इस सदन के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजेश वाजपेयी जी, जिनकी सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में भूमिका से हम सभी भली भांति परिचित हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि आज इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन से रचनाकार को आशीष प्रदान करें। आदरणीय श्री राजेश वाजपेयी जी। श्री सरस्वती सदन सभागार में आयोजित विमोचन समारोह में सबसे पहले मैं आज जिसकी पुस्तक का विमोचन हो रहा है उस आकृति श्रीवास्तव को सबसे पहले सदन परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और आशीर्वाद। पुस्तक के समीक्षक सम्मानित डॉक्टर दीपक शुक्ल जी, सम्मानित डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी, आकृति के पिता सम्मानित अनिल श्रीवास्तव जी, सदन के मंत्री भाई मनीष मिश्र जी, विमोचन समारोह में सदन सभागार में उपस्थित समस्त साहित्य प्रेमी। ये सदन निरंतर हिंदी की सेवा में पिछले 113 वर्षों से लगा हुआ है और मैं गौरव के साथ ये कह सकता हूँ कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति में यह सदन परिवार निरंतर कार्य करता है। पिछले कुछ महीनों में तो हिंदी साहित्य की पुस्तकों के विमोचन की एक श्रृंखला शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र की कविता संग्रह का विमोचन
बधाई के पात्र हैं कि उनकी पुस्तक जिसका विमोचन सदन सभागार में हुआ था, उनको 1 लाख रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सदन कार्य समिति और सदन परिवार उन्हें बधाई देता। आकृति श्रीवास्तव की जिस कृति का आज विमोचन हुआ, कृति को पढ़ने और देखने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा, परंतु उसके समीक्षकों के रूप में जो बातें डॉक्टर देवजी परशोगी, श्रवण मिश्रधारी और डॉक्टर नागेंद्र कृष्ण ने बताई और प्रस्तुत की, उनके विचारों से मैं अपने को संबद्ध करूं और उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। मेरा तो ये मानना है कि अनुभव के साथ भावनाओं की अभिव्यक्ति और उनको सार्वजनिक रूप से पुस्तकाकार रूप में व्यक्त करना, ये बड़ी उम्र की बात है। लेकिन आकृति ने जिस छोटी उम्र में ये काम कर दिखाया है, उसके लिए वो बधाई की बात है। मैं थोड़ा आरोप हो रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि उसने जो सपने देखे हैं, उन सपनों को और ऊंचाइयां मिले और भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। मंच पर उपस्थित आदरणीय पटेल दादाजी, पराक्रम जी, उदय जी, श्रीवास्तव जी, आदरणीय मनीष जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सभी को प्रणाम करती हूँ। सदन सभागार में सभी का स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आजकल तो हर आदमी हर चीज रुपया पैसा सब कुछ दे देगा, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। तो इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने इस पुस्तक विमोचन में अपना बहुमूल्य समय दिया। उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी के साथ यह कार्यक्रम